काम है, पब्लिकेशन का काम है, स्पोकन का बुक फाइनल किया करना है, वोकैबुलरी का बुक फाइनल करना है। आपके 4-4 बैचेस है, मैं क्या करूंगी? आई कैन नॉट टेक एनी मोर बैच, आई हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। समझ में आया? यानी कई हाथ में कई काम है। देखो, मैं सबके साथ एक सेंटेंस बोलती हूँ सिर्फ इसीलिए कि आप समझो कैसे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है? हैंडपेक्ड हस्बैंड, बेटा यही तो है। आपकी माँ कहेगी मेरा बेटा है ना जोरू का गुलाम हो गया, जब से शादी किया मैंने अपने बेटे की, ही हैज बिकम हैंडपेक्ड, है ना? माई सन हैज बिकम अ हैंडपेक्ड हस्बैंड, आई हैव लॉस्ट माई सन, ही इज नाउ अ हैंडपेक्ड हस्बैंड। सब महिलाओं को, सब माँ को लगती है कि मेरा बेटा शादी के बाद जोरू का गुलाम हो गया। नहीं? क्लियर? समझ में आया? देखो, हैंडपेक्ड हस्बैंड का मतलब जोरू का गुलाम, एडमायरर ऑफ वंस ओन वाइफ इन अ सर्वाइल मैनर। बेटा सर्वाइल का मतलब क्या होता है? सर्वेंट की तरह, है ना? उसका पैर दबाना अपनी बीवी का। बताओ। अच्छा एक बात बताओ, क्या पैर नहीं दबाना चाहिए अपनी बीवी का? सोच के बताओ तो, हाँ या ना? लड़के जवाब देंगे, लड़कियां नहीं। लड़कियां तो हाँ ही बोलेगी। लड़कों को मैं पूछ रही हूं, क्या अपने वाइफ का पैर दबाना चाहिए? पीडीएफ मारूंगी थप्पड़ बेटा, इतना मेहनत से पढ़ा रही हूं तुमको पीडीएफ देने के लिए। बुक खरीदो, वॉल्यूम 1 आपके पास होना चाहिए, आपके पास वॉल्यूम 1 होना चाहिए। अनुष ने कहा यस मैम, ये तो पहले से यस मैम बोले जा रहा था। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, क्या अपनी वाइफ का? ना। अरुण ने कहा नहीं। मैं लड़कियों से ही पूछ रही हूँ, लड़कियां बिल्कुल जवाब नहीं देगी। ना ना, यस, नो, यस, ना, हाँ हाँ। सुनो, आप जितने लोग हाँ बोले हो बेटा, आप लोग सब साइड हो जाओ, ठीक है ना? चलो सुनो ध्यान से, जितने लोग ना बोले हो वो सब साइड हो जाओ। बाकी जितने लोग हाँ बोले हो कि हाँ पैर दबाना चाहिए, वो सब साइड हो जाओ। बाकी जितने लोग ना बोले हो वो सुनो मेरी बात। बेटा एक बात बताओ, आपकी वाइफ का अगर पैर दर्द करेगा तो क्या आपका पड़ोसी आके दबाएगा? हाँ? रेडी हो तो बताओ तो। हम्म? पड़ोसी भी दर्शन कर ले आपकी वाइफ के खूबसूरत पैरों का, देखो जरा। अब बताओ क्या करोगे? कंपल्सरी इंग्लिश है बेटा, स्पोकन के साथ बैच नंबर 10, सेम 15th और 16th को ये बैच आ रहा है। याद रखना, स्पोकन हम करीबन 20 दिन पढ़ाते हैं, फिर कंपल्सरी शुरू करते हैं। बेटा कंपल्सरी का एक लेवल होता है, कंपल्सरी का लेवल इतना आसान नहीं होता, इसीलिए पहले हम 20 दिन स्पोकन करवाते हैं, फिर कंपल्सरी शुरू करते हैं। यस, मैं कह रही हूं भाई, आपकी वाइफ है, आपने उसको शादी करके लेके आए हो, उसके दुख सुख में आप साथी हो। अगर उसके पैरों में दर्द होगा तो आप नहीं दबाओगे, तो क्या पड़ोसी को बुलाओगे? अच्छा लगेगा? हाँ, अपने वाइफ के पैरों को पड़ोसी को दिखाते हुए। चलो बेटा, आप लाइफ पार्टनर्स बनने जा रहे हो, दोनों बराबर चक्का होना चाहिए, है ना? दोनों पहिया बराबर होना चाहिए। अगर आप कम समझोगे ना अपनी वाइफ को, कभी ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, डामाडोल होगा जरूर। मैं आपको बता रही हूं, डामाडोल होगा ही होगा। चलो, इसलिए हमेशा बराबर समझो। हर्क्यूलियन टास्क बेटा हरकुलस से बना हुआ है। हरकुलस एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है ग्रीक स्टोरी में। ग्रीक स्टोरी के बहुत सारे कैरेक्टर्स पे बहुत सारे इडियम्स बने हुए हैं। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो कि 12 लेबर्स के बराबर काम कर सकता है, और इसको हीरा करके एक था जिसने इसको काम दिया था। आप इसके अगर पिक ढूंढोगे ना अगर नेट में, तो हरकुलस का एक पिक होगा, एक आपको पिक्चर मिलेगा जहां पे पूरा ग्लोब को यानी पूरा अर्थ को अपने कंधे पे ऐसे उठाया हुआ है ना? मतलब समझते हो ना, इतना भारी भरकम काम वो कर सकता था। इसलिए हरकुलस से बना है हरक्यूलियन टास्क। इसका मतलब भारी भरकम काम, भारी भरकम काम, बहुत कठिन काम। Controlling COVID-19 was a Herculean task for both the central government and the state governments. है ना? समझ में आया? Herculean task नहीं है, खुद सोचो, है ना? And remember one thing, pleasing your wife is also a Herculean task. बहुत मुश्किल है अपनी बीवी को खुश रखना. Keeping your wife happy is also a Herculean task. बहुत मुश्किल है लड़कियों को खुश रखना, ठीक है ना? भाई मैं बता रही हूं आपको, हाँ खुद सोचो ना, अमेज़न का मालिक ने खुश रखा, तुम्हारी क्या मजाल,
ठीक है, चलो। हाई एंड ड्राई, व्हाट इज हाई एंड ड्राई? भाई हाई जगह छोड़ दूं तुम्हें ले जाके, एकदम ड्राई मतलब गला भी सूखा हुआ है, पानी भी नहीं दिया, अकेला छोड़ के मैं आ गई, तो आप मुझे क्या कहोगे? मैम यू लेफ्ट मी देयर हाई एंड ड्राई। बस ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना? मैंने क्या कहा? हाँ, ऐसे याद रखने का तरीका बेटा, हाई जगह छोड़ दिया, ड्राई गला भी सूखा हुआ है, और हाई जगह छोड़ दिया मतलब अकेला छोड़ देना, और बिल्कुल बिना किसी हेल्प का, बिना किसी हेल्प का। मैंने क्या कहा? मैंने कहा समटाइम्स योर मदर से माई सन इज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। कभी कभी वो कहती है ना, माई सन इज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। और मैंने मजाक में ये भी कहा दैट कीपिंग योर वाइफ हैप्पी इज अ हर्क्यूलियन टास्क। बहुत मुश्किल काम है यार वाइफ को खुश रखना, लेकिन खुद सोचो, शी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम सम अदर सिटी, फ्रॉम सम अदर प्लेस, फ्रॉम सम अदर culture to your house. You should not leave her high and dry. मतलब तुम्हें उसे अकेला और डिप्राइव्ड और वंचित अवस्था में, अकेला और वंचित, वंचित मतलब होता है डिप्राइव्ड, बिना किसी चीज के। You should not leave her high and dry. She is your responsibility. वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। You should not leave her high and dry. देखो मैं आपको जीवन का पाठ और idioms दोनों पढ़ा रही हूं एक साथ, दोनों चीजें समझो, क्योंकि मैं लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूं आपको। क्या कहा मैंने? यू शुड नॉट लीव हर हाई एंड ड्राई। समटाइम यू आर एक्सट्रीमली हाई हैंडेड इन हैंडलिंग द गर्ल। हाई हैंडेड का मतलब होता है ओवर बियरिंग, मतलब बहुत ज्यादा दबंग तरीके से, है ना? कह सकते हैं निरंकुश और दबंग, है ना? सो don't be a high-handed husband. Sometimes you act in an extremely high-handed manner while treating her. बहुत ज्यादा दबंग टाइप का, बहुत ज्यादा एकदम मैं तो तुम्हारा पति परमेश्वर हूं, ऐसा फीलिंग आता है आप में, है ना? मैं तो तुम्हारा पति परमेश्वर हूं। So you are overbearing, you are high-handed. गलत है। You should not leave her high and dry. You should not be extremely overbearing. जिसको कहते हैं ना ऑटोक्रेटिक तरीके से, तानाशाही तरीके से, इसको कहते हैं हाई हैंडेड, बहुत हाई हैंडेड। जैसे देखो ना, अभी आप अगर किम जोंग की बात करोगे तो ही इज वेरी हाई हैंडेड, ही इज हाई हैंडेड। देखते हो वहां पे कभी कोई विद्रोह सुना भी है? हाँ, नॉर्थ कोरिया में नहीं ना, बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली हाई हैंडेड, वेरी स्ट्रिक्ट, ओवरबेयरिंग नहीं तो आप ओवरबेयरिंग नहीं समझ रहे हो तो स्ट्रिक्ट लिख दो, ठीक है? हम लोग जो एक नया इडियम सुनते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, बेटा कहां से आया था पता है? हाई लिविंग से था। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग यानी सिंपल लाइफ जिए और उच्च विचार रखिए। कहां से आया भाई? हाई लिविंग से, बहुत ऊंचे ऐशो आराम से आप रहते थे, है ना? तो हाई लिविंग होता है ऐशो आराम की जिंदगी। आप ऐशो आराम लिखोगे, ऐशो आराम की जिंदगी। ही इज हैबिचुअल ऑफ हाई लिविंग। अगर आप कहोगे कि भाई वो जमीन पर उतर के काम नहीं कर सकता, कहोगे भाई शुरुआत से ही वो राजा रहा है। ही इज हैबिचुअल ऑफ हाई लिविंग, वो नहीं जमीन पे उतर के काम कर सकता, ठीक है ना? ही इज हैबिचुअल ऑफ हाई लिविंग का मतलब हो गया कि बहुत अच्छा खासा ऐशो आराम में रहने का आदी है। हिट बिलो द बेल्ट, क्या मतलब है इसका? समझते हो? जरा मीनिंग पढ़ो तो। हिट बिलो द बेल्ट, सुनो ध्यान से, हिट बिलो द बेल्ट क्या है बेटा? एक चीज है, अगर आप किसी के साथ लड़ रहे हो, चलो मान लो जैसे सुशील सिंह ही और सुशील कुमार ही अगर लड़ा था, तो उसको लड़ना चाहिए था जिस तरह से एक रेसलर लड़ता है, उस तरह से, है ना? ही हिट द अदर पर्सन बिलो द बेल्ट, मतलब गलत तरीके से वार किया। जैसे अगर कोई किसी भी व्यक्ति को बेल्ट के नीचे वार कर दे, तो इसका मतलब गलत तरीका से वार कर रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं मर्दों के, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं और कोमल होते हैं। अगर वहां मार दोगे तो एक बार में ऐसे ही खत्म, है ना? इसीलिए जिस समय बलराम ने ऑब्जेक्शन उठाया था, जब
कृष्ण ने दिखाया था भीम को कि ऐसे करके जंघा में मारो, जंघा में मारने के लिए उसने इशारा किया था। बलराम ने कहा था बिल्कुल गलत कर रहे हो, क्योंकि जंघा में मारने का मतलब है कि आप गलत तरीके से आप लड़ाई कर रहे हो। तो उन्होंने कहा था कि फिर सही हुआ क्या है, अभी तक तो इस लड़ाई में कुछ भी सही नहीं हुआ है ना। सो दैट मीन्स यू ट्रीट समवन अनफेयरली, यू हिट समवन बिलो द बेल्ट का मतलब है कि अनफेयर आपने उसको वार किया है। सो सी, डू नॉट हिट एनीवन बिलो द बेल्ट, यू आर हिटिंग मी बिलो द बेल्ट। इसका मतलब तुम गलत तरीके से वार कर रहे हो। बी फेयर इन कॉम्पिटिशन, वाई डू यू हिट एनीवन बिलो द बेल्ट। समझ में आया? कंपटीशन में फेयर रहो ना। फेयर का मतलब होता है कि बिल्कुल निष्पक्ष, जिसको फेयर कहते हैं, जस्ट रहो, यानी कि आप न्यायपूर्ण तरीके से लड़ाई करो ना, कंपटीशन करो। व्हाई डू यू हिट एनीवन बिलो द बेल्ट, क्यों गलत तरीके से प्रहार करते हो? ठीक है, टू स्ट्राइक अनफेयरली, स्ट्राइक मतलब प्रहार करना। देखो, हिट द जैकपॉट, कभी आप गेम्स वगैरह आजकल खेलते होगे तो आप देखते होगे उसमें एक बड़ा सा पॉट बना रहता है, और जब आपका ज्यादा स्कोर करते हो तो जैकपॉट खुलता है और उसमें से सोने निकलते हैं ना। तो वो पहले के लिए होता था, पहले इस तरह से लॉटरी खिलाई जाती थी। ठीक है, जो भी जैकपॉट को हिट करता था, जैकपॉट टूटता था और उसमें जो होता था वो माल उसका हो जाता था। इसका मतलब लॉटरी लग जाना होता था पहले। अब क्या इसका मतलब है? बड़ी कामयाबी मिलना, है ना। जैसे मुकेश अंबानी हिट द जैकपॉट विथ जियो, जियो से ही इतना बड़ा कामयाबी पाया है ना। अदरवाइज उतने उससे ज्यादा ही कंपनी अनिल अंबानी के पास था। अनिल अंबानी में तो अभी प्रॉब्लम में चल रहा है बहुत बुरी तरह से, है ना। सो यू हिट द जैकपॉट, ही हिट द जैकपॉट। अनिल अंबानी नहीं, मुकेश अंबानी हिट द जैकपॉट विथ जियो, जियो से उसे बहुत बड़ी कामयाबी मिली। ठीक है बेटा, कोई भी बैच का वैलिडिटी हमारे यहां पे 1 ईयर का होता है, और आपको इंग्लिश में जो भी पढ़ाऊंगी मैं, आपका जो क्लास नोट्स है, जो मैं क्लास नोट्स आपको देती हूं, जो बुक मिल रहा है ना आपको फ्लिपकार्ट में, सब जगह पे, केडी पब्लिकेशन वगैरह में, जितना पढ़ाते जाऊंगी उतना उसके आपको पीडीएफ मिलते जाएंगे। अगर कहोगे मैम हमें नोट्स बनाना पड़ेगा, तो एब्सोल्युटली नो, यू डोंट हैव टू मेक एनी नोट्स। ठीक है, आपको सब कुछ जो नोट्स आप बनाओगे मोटी मोटी कॉपियों में, वो आपको 512 पेज का एक बुक में मिल जाएगा, आपको जरूरी नहीं होगा। बेटा, स्टैटिक जीके का बहुत अच्छा बैच आ रहा है, और मैं बार बार आपको स्टैटिक जीके इसलिए कह रही हूं क्योंकि जीएस तो हम पूरे टीचर्स के साथ पढ़वा देते हैं आपको जीएस कॉम्बो बैच में, लेकिन स्टैटिक जीके आप लोग ध्यान नहीं देते हो, जिससे आजकल 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं और ये छोड़ देते हो आप लोग, या तो फिर जो थोड़ा बहुत याद रह जाता है वही होता है। हम जीएस में आपको कंसेप्चुअली लेके चलते हैं, स्टैटिक जीके में पूरा फैक्चुअली विद कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स लेके चलेंगे, है ना। ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स जो आप भूले ना। 18 जून को आ रहा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ 2021 एडिशन। बेटा अभी तो नहीं, 2020 एडिशन तो आ गया है, ठीक है ना। सही बात या कार्य करना जो एग्जैक्टली था, ठीक है। जैसे कुछ बातें होती हैं जो कई बार देखोगे केजरीवाल का कोई मंत्री बोला रहता है और एग्जैक्टली वो हो जाता है, बाद में सुनते हुए ऐसे ही हो गया। सो विद दैट स्टेटमेंट ही हिट द नेल ऑन द हेड, सटीक वार कर देता है, जो एग्जैक्टली था प्रॉब्लम उसी पर वार कर दिया। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हुए हैं अभी कोविड के दौरान जिसमें जो सजेशन थे केजरीवाल के वो बाद में माने गए, बट ही हैड ऑलरेडी हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है कि एकदम सटीक वार कर देना। देखो एक चीज ध्यान रखो, अगर आप नेल को हेड पे हिट करोगे तो वो अंदर जाएगा, अगर जरा सा भी टेढ़ा होगा तो नेल आगे पीछे इधर उधर मुड़ जाएगा। इसका मतलब है एकदम सटीक
बोल देना या सटीक कोई कार्य कर देना जो सही था, जैसा होना चाहिए था, है ना। सो यू कैन से बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो बिल्कुल सटीक बोल देते हैं या सटीक वार कर देते हैं, बाद में वैसे ही हो जाता है। सो विद दैट स्टेटमेंट द लीडर हैड हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सटीक वार कर दिया। जैसे बार बार केजरीवाल ये बात उठाते रहते थे कि हमें नहीं मिल रहा है, हमें कोविशील्ड नहीं मिल रहा है, हमें कोवैक्सीन नहीं मिल रहा है, हमें वैक्सीन ही नहीं मिल रहा है, हमें कोई बेचने को तैयार नहीं है। अब क्या हुआ, सरकार, केंद्र सरकार ने कहा अब छोड़ दो भैया, तू, हम ही दे देंगे सबको, हम ही करवा देंगे। सो विथ हिज स्टेटमेंट्स ही हैड हिट द नेल ऑन द हेड, है ना। वो जो चाहता था वो हो गया और उसने बिल्कुल सटीक वार कर दिया। बाकी क्या हुआ, जितने भी राज्य सरकारें हैं अब टेंशन से मुक्त। By this statement, केजरीवाल गवर्नमेंट had hit the nail on the head. समझ में आया? हॉब्सन्स चॉइस, बेटा ये एक ऐसी कहानी पर बेस्ड है जो हॉब्सन नाम का एक व्यक्ति था, हॉब्सन उसका सरनेम था, थॉमसन हॉब्सन था शायद। उसकी क्या थी आदत, वो बहुत कम रेट पे अपना इन यानी कि जो सराय था वो लोगों को देता था रेंट पे। उसकी जो फेयर, उसकी जो रेंट थी बहुत बहुत कम थी। सब लोग बहुत खुश हो जाते थे। अब उस समय क्या था, गाड़ियों से लोग नहीं सफर करते थे, लोग घोड़ों से सफर करते। बहुत पुरानी बात की बात बता रही हूं मैं, ठीक है ना। वो लोगों को दे देता था रहने के लिए और कहता था लेकिन एक शर्त है, आपका जो घोड़ा है वो मेरे ही स्टेबल में रहेगा। याद रखना, घोड़े को किस में रखते हैं, स्टेबल में, ठीक है ना। घोड़े को रखने की जगह को, अ प्लेस वेयर द हॉर्सेस आर केप्ट, वो है स्टेबल। मेरे स्टेबल पे रहेगा और उसको जो चारा खाएगा वो हमारा ही चारा खाएगा। सब अरे कोई बात नहीं यार, इतना सस्ता, ये तो चारा तो और सस्ता होगा। रुक जाते थे। जब उनके पास पता चलता था उनको कि भाई चारा तो यहाँ पे बाकियों से डबल ट्रिपल 4 टाइम्स रेट का है, तो कहते थे हाय राम, हम तो लुट के बर्बाद हो गए। तो हॉब्सन कहता था भाई देखो, मैंने यही कंडीशन रखा था ठहरने का कि आपका घोड़ा जो है यहीं से चारा खाएगा, अब आप देख लो क्या करना है। तो दे हैड नो चॉइस एट ऑल। सो हॉब्सन्स चॉइस का मतलब है कि देखने में तो आपके पास चॉइस है, बट अल्टीमेटली यू हैव नो चॉइस एट ऑल। सो केरी लाइफ इज अ हॉब्सन चॉइस। इसका मतलब है एज फार एज इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स आर कंसर्न फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज हॉब्सन्स चॉइस। मतलब ठीक है, बहुत सारे चॉइस है, बट अल्टीमेटली यू हैव नो चॉइस एट ऑल, बिकॉज कहीं भी आप जाके इंग्लिश पढ़ोगे वापस आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे से। आ जाओ कहोगे मैम ये तो घमंड में चूर है। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी क्या है, मतलब होल एंड कॉर्नर यानी कि उसमें होल है, कॉर्नर भी है। आप समझ सकते हो, कई चीजें आप छिपा कर रख सकते हो। अगर कहीं पर कुछ ऐसा बना हुआ बॉक्स है जिसमें होल भी है, जिसमें कोने भी हो, तो कहोगे कि भाई यहां तो बहुत कुछ छिपा कर रखा जा सकता है, यानी गुप्त नीति। सो you don't understand the whole and corner policy of the बीजेपी गवर्नमेंट। आज क्या किया यूपी में, देख लिया ना आपने। हाँ, बंगाल में तो कई मंत्री टूटे, अब यूपी में भी एक मंत्री टूट गया। पूरा ब्राह्मण कर रहे हैं कि ब्राह्मण का वोट उनके पास आ जाएगा। सो होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है गुप्त नीति, यानी सीक्रेट पॉलिसी। जब ये फूटता है तब टीवी में आता है यार वो भी बिक गया, ये भी चला गया, है ना, वो भी बीजेपी में शामिल हो गया। समझ में आया। एंड देन द अपोजिशन मेक अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई, काफी हो हल्ला मचाते हैं। क्या कर लेते हैं, बीजेपी कहता है भाई तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, है ना। सो दे हैव होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। और ये तो जब वो शामिल होता है दूसरा नेता 20 साल कहीं और किसी और पार्टी में रहने के बाद, ऐसे नेतागण शामिल हो रहे बीजेपी में। सो व्हाट हैपेंस, the opposition raises or makes, you can say makes or raises a lot of hue and cry, but no one is aware of the whole and corner policy of the BJP government. ठीक है, समझ में आया। हश मनी क्या है, रिश्वत। ऐसी चीजें जो किसी बात को गुप्त रखने के लिए दी जाती, किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा, ठीक है, that is hush money. So under the table, crores of hush money is paid just to keep some secret. कुछ बातें हमेशा सीक्रेट रहे, किसी को पता ना चले। बहुत सारी ऐसी चीज पॉलिटिक्स में होती है। करोड़ों रुपया दिया जाता है हश मनी के रूप में। रशा, जानते हो, रशिया नहीं बोलते बेटा उसको, रशा बोलते।
रशिया का कहना था वी हैव पेड अ लॉट ऑफ हश मनी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार में इतने सारे लोगों को कहा था, हम लोगों ने हश मनी दिया हुआ है कि हम रातों रात करें कोशिश, अगर हम रातों रात चाहे तो इंडिया का पूरा जितना भी उनका सिस्टम है सब डैमेज कर सकते हैं और पूरे इंडिया पर चढ़ाई करके हम सब कुछ अपने कब्जे में कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहां की पॉलिटिक्स से लेकर, है ना, सीक्रेट जो पॉलिसीज है ऑफ आर्मी नेवी वो सब हमें पता है। रशिया ने एक बार स्टेटमेंट दिया था, वी हैव पेड लॉट्स ऑफ हश मनी। हश मनी मतलब किसी बात को सीक्रेट रखने के लिए, गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा। इन अ नटशेल, कई बार ऐसा होगा कि मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी, पूरा कंप्लीट चैप्टर, और लास्ट में कहूंगी देखो इन अ नटशेल, तब सुनोगे ध्यान से, अच्छा मैम अब पूरा का पूरा 1 घंटे का सार कुछ थोड़ी देर में बताने वाली है। नटशेल समझते हो? मान लो नट का मतलब तो मान लो ग्राउंड नट ही, मूंगफली। मूंगफली के छिलके में अगर कोई चीज पैक करके दे रहे तो सोच सकते हो कितना छोटा हो गया, है ना। तो इन अ नटशेल का मतलब संक्षेप में। मान लो कोई चीज मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने लगूं और कोई व्यक्ति हो जो बहुत ही ज्यादा बिजी हो, कहेगा मैम प्लीज एक्सप्लेन दैट इन अ नटशेल, प्लीज कम से कम शब्दों में आप मुझे बताइए इसको संक्षेप में, इन अ ब्रीफ फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? बेटा मेरा एक बैच आ रहा है 18 नंबर बैच, और वो आ रहा है 15 जून को। अगर आप इन बैचेस में आते हो तो आपको वॉल्यूम 1 से सिर्फ वोकैबुलरी पढ़ना होगा। वोकैब तो हम भी बहुत करवाएंगे आपको, और सिर्फ जब चैप्टर्स हम खत्म कर लेंगे तो वोकैब 1, फिर मैं आपको 1000 का पूरा पीडीएफ दूंगी, 900 डिटेक्टिंग एरर का पूरा पीडीएफ दूंगी, यानी ईडियम, यानी आपको डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलिंग द ब्लैंक्स के पूरे पीडीएफ दूंगी आपको। आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर्स 97 से लेकर 2000 तक सारा आपको मिलेगा और आप वहां से प्रैक्टिस करोगे। याद रखना वॉल्यूम 1 से करीबन 3 गुना ज्यादा हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं कोई भी एग्जाम में 200 में 202 लाना, 190 में 200 में 196 लाना बहुत बड़ी बात होती है। और बच्चों को लगता है कि नहीं ठीक है आ गया, अपने आप आ गया होगा। रिमेंबर दे हैव वर्कड रियली वेरी हार्ड। सो ये जो बैच है हमारा एसएससी, बैंक पीओ, सीडीएस, एयरफोर्स, DSSB, एनडीए और जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है, चाहे वो पीजीटी टीजीटी का क्यों ना हो, उस सब में है। और इस बैच का जो नंबर है वो है बैच नंबर 18। अभी 17 चल रहा है मेरा रात को 10 बजे। ये 15 जून को बैच नंबर 18 आएगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो है टेंस, उससे शुरू करेंगे। ठीक है, तो मेरा क्लास बेटा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, तो अभी मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस ले रही हूं, लेकिन सच कहूं जब मैं आपको वॉल्यूम 1 से ग्रामर कराती हूं तो वो मैं एंजॉय इसलिए नहीं करती हूं क्योंकि मैं उससे 3 टाइम्स ज्यादा ग्रामर अभी मैं क्लासेस में करा रही हूं। एनीवे दैट इज ऑल्सो एसेंशियल, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दे रहा है। वॉल्यूम 1 आपका बहुत अच्छे से एक लेवल तक लाके पहुंचा देता है कि हाँ अब आप स्काई इज द लिमिट, तो आप आगे बढ़ सकते हो। कल दोपहर को 12:30 बजे मैं आपको GIF से वोकैब कराऊंगी, और बेसिकली हमारा एक बहुत अच्छा शुरुआत हो चुका है, वो है हमारे डिफेंस का। तो केडी डिफेंस ब्रिगेड करके एक चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, केडी डिफेंस ब्रिगेड। बेटा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 75 टेस्ट पेपर सारा मैं डिस्कस कर रही हूं। इसमें आपको सारा का सारा जो बुक है, जो 500 की बुक है, जो आप बुक खरीदोगे वो पूरा PDF में मिलेगा आपको। उसके बाद आपको इतने सारे ढेर सारे वोकैब मिलेंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, और आपको इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वरना बाकी लोग से आप पढ़ के आओ, आप फिर मेरे पास पहुंचोगे, यू विल योरसेल्फ रियलाइज, बाद में एहसास होगा पैसा मायने नहीं रखता, समय जो चला जाता है ना हाथ से वो कभी नहीं वापस आता। ठीक है, बाद में आप पैसे के नहीं रोगे, बाद में आप समय के लिए रोगे कि मैंने समय बर्बाद कर दिया। कल 12:30 बजे दोपहर में भी आपसे मुलाकात होगी और रात में 9 बजे भी आपसे मुलाकात होगी। 9 बजे हम इसी इडियम्स एंड फ्रेजेस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन दोपहर को 12:30 बजे मैं आपके साथ GIF वोकैब में आगे बढ़ूंगी। और मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगी, प्लीज केडी लाइव को भी सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि फ्रैंकली बताती हूँ बेटा, आप हमें कुछ भी पे नहीं कर रहे हो उसमें यूट्यूब में, तो एटलीस्ट पे समथिंग दैट आई डिमांड।
एंड दैट इज ओनली वन स्मॉल थिंग। लाइक करो, शेयर कर दो सभी बच्चों में और सब्सक्राइब कर लो। और एक केडी डिफेंस ब्रिगेड को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप एयरफोर्स, एनडीए और नेवी ये सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एफकैट की तैयारी कर रहे हो, स्पोकन का न्यू बैच भी बेटा, स्पोकन का न्यू बैच तो मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको। स्पोकन का जो न्यू बैच है वो है आपका 16 जून को। 16 जून को कंपल्सरी और स्पोकन का न्यू बैच आ रहा है, ठीक है। कंपल्सरी और स्पोकन का न्यू बैच आ रहा है, जिसमें बेटा ये 2500 जो फी है ना, याद रखना इसमें 10 जूम सेशंस है, जिसमें आप और आपके जैसे 10-15 ही लोग, ज्यादा नहीं, उनके साथ कन्वर्सेशन होगा हमारे टीचर्स का। पूरा बैच मैं खत्म कराऊंगी आपको, पूरा कंप्लीट अच्छे से। और फिर जब आप जूम सेशन में जाओगे, वो जूम सेशन अभी फिलहाल कोई नहीं दे रहा है, सब 700, 800, 900 में पढ़ा के आपको ऐसे ही निकाल दे रहे हैं। जितना, जिस लेवल से लेके मैं चलती हूं, एकदम प्रॉपर तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ, और फिर ग्रामर भी जो कराऊंगी वो सारा ट्रांसलेशन बेस्ड होगा, उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो सब कुछ, ठीक है। आप पहले स्पोकन का अगर बुक आ जाए फिर आप देखना, अगर आप लाइक करो तो भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मेरा कहना है कि आई डोंट डिसहार्टन माई स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं एक चीज जानती हूं, आप खुश रहोगे तो 2 को और भेजोगे, वरना आजकल सोशल मीडिया के समय में लोग बहुत जल्दी प्रचार कर देते हैं कि ये तो सिर्फ ठगते। तो रिमेंबर, यू आर इन सेफ हैंड। कल 2 टाइम 12:30 बजे GI वोकैब और रात को 9 बजे सेम वॉल्यूम 1। थैंक यू सो मच।